नमस्कार साथियों, भटनेर आईएएस में आज सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2017 के बारे में और उसमें से जो पॉलिटी के प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 2017 के प्रश्न पत्र की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी के 25 प्रश्न, जो मुझे लगता है कि अब तक के सबसे अधिक प्रश्न आए हैं, 25 प्रश्न टोटल हैं पॉलिटी के, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो हमारी संसद है उसके बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं और हमें देखना है कि कौन सा सही है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। देखिए मित्रों, इस फैक्ट को ये देखने से पहले कि ये सत्य है कि असत्य है, हम देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। बिल रखने वालों के आधार पर बिल के कितने प्रकार होते हैं, और बिल दो प्रकार का होता है मित्रों। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है मित्रों गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, अगर किसी मंत्री द्वारा कोई बिल रखा जाता है, कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं सरकारी प्रस्ताव, सरकारी विधेयक, सरकारी बिल। और अगर कोई सांसद जो कि मंत्री नहीं है, देखिए वो सांसद चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, कैसा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सांसद है, चाहे वो निर्वाचित है चाहे वो मनोनीत है, उसके द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाएगा उसे बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक। अब ये यहाँ देखिए, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु मनोनीत है। तो देखिए, निर्वाचित नहीं है, मनोनीत है, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसद है तो गैर सरकारी विधेयक होगा, यानी ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति ने किसी को मनोनीत किया है तो वो ही अगर बिल रखता है तो वो गैर सरकारी बिल होगा। ऐसा नहीं है। सांसद चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गैर सरकारी बिल होगा ही होगा। दूसरा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। क्यों किया गया? बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब गैर सरकारी विधेयक रखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो सरकारी हैं, पारित होते रहते हैं। तो पहली बार ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कथन गलत है। यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही गलत हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों डी, यानी कि न तो एक सत्य है न ही दो सत्य है, दोनों ही कथन क्या है? गलत हैं। दूसरा प्रश्न, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, यानी समानता से क्या मतलब है ये देखते हैं। विशेषाधिकारों का अभाव, बिल्कुल। अगर विशेषाधिकार का अंत होता है तो वो समानता है, बिल्कुल है। हमारे संविधान के आर्टिकल 18 में जब हम बात करते हैं उपाधियों का अंत, तो ये कहीं ना कहीं विशेषाधिकारों का ही अंत था। उपाधियों का अंत की जब हम बात करते हैं तो ये विशेषाधिकारों का ही अंत था। और 18 क्योंकि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ग विशेष के कुछ विशेषाधिकार हैं जो कि दूसरे समुदाय को, दूसरे वर्ग को प्राप्त नहीं हैं, तो ये समानता नहीं कहलाएगी। उस वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त करके उनको बराबर कर दिया गया है, तो ये समानता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य कथन है। हम बाकी देख लेते हैं। अवरोधों का अभाव, देखिए अवरोधों का अभाव है तो वो समानता नहीं है। सभी के लिए अवरोधों का अभाव है, समानता है, लेकिन ये वो निहितार्थ नहीं है जो हमें चाहिए। तो कथन तो हालांकि सही है, लेकिन ये वो निहितार्थ नहीं है, समानता का वो अर्थ नहीं है जो प्रश्न में डिमांड की जा रही है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का अभाव, अब समानता है, अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो ही समानता होगी क्या? प्रतिस्पर्धा है, अगर कंपटीशन है तो क्या समानता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। समानता कंपटीशन में भी हो सकती है, कंपटीशन के बगैर भी हो सकती है, तो ये कथन भी गलत है। विचारधारा का अभाव, विचारधारा क्या समानता को समाप्त करती है? बिल्कुल नहीं करती, तो ये कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों एक, विशेषाधिकारों का अंत करते हैं, विशेषाधिकारों का अभाव है तो वो समानता है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। भटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं।
यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। यानी ये कह रहा है कि हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से आर्टिकल जोड़े गए। वैसे इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में यानी कि भाग 4 में 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था मित्रों 43A, एक जोड़ा गया था 39A और एक जोड़ा गया था 48A। हम इनकी चर्चा भी करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन होगा। ये लिखा हुआ है 39D में। क्लियर। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये लिखा हुआ है 43A में, कैपिटल A में। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 43 में। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन,
एवं काम की मानकीय दशाएं। देखिए निर्वाह योग्य वेतन तो लिखा हुआ 43 में और मानकीय दशाएं लिखा हुआ 42 में, यानी कि 42 में है। हमसे पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि किसी आर्टिकल के आगे अगर कैपिटल ABC लिखा हुआ है तो मान के चलो कि वो मौलिक संविधान में नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया है। यहाँ पर 39D है जो कि कैपिटल D नहीं है, तो ये तो मूल संविधान में था, बिल्कुल था। लेकिन ये 43A है तो बिल्कुल ये जोड़ा गया। 43A में क्या है उसको एक बार छोड़ देते हैं। 43 तो मूल संविधान में था ही और ये 42 भी था, यानी इसका उत्तर तो B है। पहली बात तो ये। अब 43A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और उसमें लिख दिया कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। और देखिए भारत में जो ट्रेड यूनियन का आधार है, ट्रेड यूनियन का आधार कौन सा आर्टिकल है, तो 43A ही है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भारत में ट्रेड यूनियन का आधार कौन सा आर्टिकल है, तो 43A ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। एक जोड़ा गया था 39A, जिसमें राज्य ये प्रयास करेगा कि जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क न्याय मिले, विधिक सहायता मिले, ये प्रयास किया गया था। और 48A में लिखा गया था कि राज्य क्या करेगा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा, ये लिखा हुआ था। और ये तीनों ही आर्टिकल कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, B। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। देखिए जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं, तो अधिकार हमेशा नागरिकों को प्राप्त होते हैं, और नागरिकों को प्राप्त होते हैं तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, यानी कि अधिकार राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाकर नागरिकों को मिले हुए वादे हैं, दावे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल नहीं है। नागरिकों के विरुद्ध है तो फिर अधिकार किस चीज़ का हो गया। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, बिल्कुल नहीं। अधिकार विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार नागरिकों को, सभी को, नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, ऐसी है, जनरल है, कुछ भी है, सभी को बराबर प्राप्त होंगे, वही अधिकार हैं। विशेषाधिकारों को हम अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो ये कथन भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण कौन करेगा हमारा, हमसे हमारा शोषण कौन कर सकता है, राज्य। तो राज्य के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वो अधिकार हमें दिए गए हैं। राज्य से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो अधिकार हमें हमेशा राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और वो नागरिकों के लिए हैं। तो इसमें तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही। चौथा, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार। मैंने कहा जहाँ विशेषाधिकार आ गया वहाँ पे अधिकार है ही नहीं। अधिकार और विशेषाधिकार तो एक दूसरे के विरोधी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि अधिकार का मतलब है सभी नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार, और विशेषाधिकार का मतलब है कुछ वर्गों को, कुछ समुदायों को मिलने वाले अधिकार। तो विशेषाधिकार और अधिकार तो कभी भी आपस में एक दूसरे के पूरक हो ही नहीं सकते, तो ये कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, किसी के कार्यों पर भी निर्बंधन नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। जब वाद योग्य नहीं है तो राज्य के खिलाफ इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई राज्य ये बातें जब लिखी हुई है डीपीएसपी में तो राज्य इनको लागू क्यों नहीं करता। हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो न तो कार्यपालिका के कार्यों को निर्बंधन करते हैं और न ही वो व्यवस्थापिका के कार्यों को निर्बंधन करते हैं। दोनों ही कथन गलत हैं। तो न तो एक सही है न दो सही है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं। यानी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इन कॉन्सेप्ट को देखना है और ये बताना है कौन सा सही है।
देखते हैं हम। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल दी गई है। परिवर्तित मतलब को लागू करने के लिए। देखिए, हमारे जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते हैं कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन हो जाता है, अगर कोई नागरिक इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इनसे संबंधित अगर कुछ कानून बन रखा है, कुछ अधिनियम बन रखे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बन रखे हैं और अगर उनका उल्लंघन हो जाता है तो नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि मूल कर्तव्यों को मानना बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ एक मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनके संबंध में कुछ कानून बना रखे हैं हमारी संसद ने, उनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। बिल्कुल जो हमारे विधि कर्तव्य हैं उनके साथ संबंधित हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और जो हमारे आदर्श हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करें। अब अगर कोई राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं कर रहा तो इस बेस पे उसके खिलाफ केस दायर नहीं किया जाएगा कि भाई इस बंदे ने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज दंड संहिता जो बनी हुई है उस संदर्भ में जो कानून बना हुआ है उसका भी उल्लंघन हो जाएगा, तब उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ कुछ जो है वो विधिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं, उनका उल्लंघन हो जाता है तो केस दायर हो जाता है और बाकायदा सज़ा भी हो सकती है। तो हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में संविष्ट नहीं है? यानी कि कौन सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है जो कि हमारी प्रियम्बल में नहीं है। देखिए, विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल लिखा हुआ है। हमारे प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है हमारी प्रियम्बल में। अब हम देखते हैं प्रश्न को। देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है, ये रही। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, ये रही। विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल है, ये रही। तो आर्थिक स्वतंत्रता जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी प्रियम्बल में नहीं है। देखिए, आर्थिक न्याय का जिक्र जरूर है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर आर्थिक न्याय यहाँ पे होता तो फिर सही हो जाता, बिल्कुल ये फैक्ट। लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है और सबके आगे लिखा हुआ स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख नहीं है, आर्थिक न्याय शब्द का उल्लेख हमारी प्रियम्बल में बाकायदा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही है, इनकी आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है। 8वां प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किसको क्रियाशील बनाती है? हम देखते हैं, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। इनको डेमोक्रेसी ही क्यों क्रियाशील बनाएगी? ये तो किसी भी शासन प्रणाली में हो सकता है। हालांकि यहाँ तक ये बात मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति निर्वाध तरीके से सोच सकता है, विचार सकता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर उनके चरित्र को अधिक क्रियाशील बनाया जा सके, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ डेमोक्रेसी में ही महिलाओं की बुद्धि को, साधारण पुरुषों की बुद्धि को, उनके चरित्र को क्रियाशील बनाया जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? सिर्फ डेमोक्रेसी में ही क्या लीडरशिप सशक्त बनेगी? बिना डेमोक्रेसी के क्या लीडरशिप को सशक्त नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये कथन भी गलत है। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, बिल्कुल ये मान सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कुछ ज़्यादा स्वतंत्रताएं, कुछ ज़्यादा समानताएं व्यक्ति को प्राप्त होती है, ज़्यादा प्रकार का न्याय राज्य की तरफ से उसके साथ किया जाता है, तो बिल्कुल एक बेहतर व्यक्ति का विकास उसमें होता है, बिल्कुल।
दूरदर्शी भी बन सकता है, मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेमोक्रेसी से ही ये हो जाएगा ऐसा नहीं होता। तो ये कथन भी गलत है। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, ये सही है। देखिए क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, उसमें कोई एक दलीय पद्धति है, किसी में द्विदलीय पद्धति है। भारत जैसे देश की बात करें तो बहुदलीय पद्धति हमारे देश ने अपना रखी है। लगभग 2200-2500 पंजीकृत दल हैं। तो जो जिस सरकार ने पार्टी बना ली वो सरकार चलाएगा, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी एक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे क्या है? समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, बिल्कुल। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं क्रियाशील बनाती है डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कहीं प्रकार तानाशाह प्रकार का शासन है, कहीं अधिनायकवादी है, तो वहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको काम करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति या यूँ कैसे हीरो वर्शिप होती है, तो वहाँ पे पार्टी का महत्व नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेसी में पार्टी का महत्व होता है। और शायद कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हम निष्पक्ष होकर सोचें, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने ही डेमोक्रेसी को जिंदा रख रखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, यानी हम ये पूछ रहा है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसका गुण क्या है, उसका लाभ क्या है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। देखिए, दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है संसदीय, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इसके बराबर एक होती है अध्यक्षीय, यानी कि प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षीय। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। आपने पढ़ा होगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वो अध्यक्षीय शासन पद्धति में ही हो सकता है। संसदीय शासन पद्धति में कभी भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को हम अलग नहीं कर सकते, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जन्म ही विधायिका में से होता है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसका जन्म ही लेजिस्लेचर में से होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब कहाँ से आते हैं? व्यवस्थापिका में से। तो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, बल्कि ये तो आपस में जुड़े हुए होते हैं और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये फैक्ट तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। जरूरी नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि यह अधिक दक्ष है? क्या अध्यक्षीय शासन प्रणाली अधिक दक्ष नहीं है? बिल्कुल, वो भी तो हो सकती है। तो फैक्ट को हम सही नहीं कह सकते। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है, ये कथन हम सही मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम एक और फैक्ट को देख लें। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता? सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना क्यों नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। तो ये फैक्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये सही है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का मतलब है यहाँ पर मंत्रिपरिषद। और भारत की बात करें तो मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और यही क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। जब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? सी, क्योंकि कार्यपालिका विधानमंडल, यहाँ पे विधानमंडल का मतलब है संसद की बात हो रही है, संसद के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका जो है वो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में संबंध की बात हो रही है। और कुछ संबंध हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि भारतीय पृष्ठभूमि को देखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स का जो संबंध है आपस में कौन सा सही है। देखिए, पहला, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। बिल्कुल है। अगर हमें अपने अधिकारों का उपभोग करना है तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में दखलंदाजी न दें। यानी जब हम अपने अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं तब हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और जब हम कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो दोनों ही बातें सही है। कर्तव्य
का अगर पालन करना है तो कुछ अधिकार भी चाहिए, और अधिकारों का अगर उपभोग करना है तो आपको कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होगा। बिल्कुल ये आपस में अंतर संबंधित हैं, सह संबंधित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला कथन सही है। आगे देखते हैं, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। न तो अधिकार व्यक्तिगत है और न ही वो कर्तव्यों से स्वतंत्र है। कथन गलत है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। क्यों भाई? कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है, अधिकार भी महत्वपूर्ण है। कुछ माता पिता के कर्तव्य हमारे संविधान ने फिक्स कर रखे हैं कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो बच्चों का अधिकार है। और अगर वहाँ पर मान लेते हैं माता पिता ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तो फिर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब हम अपने अधिकारों का उपभोग करें और उनके अकॉर्डिंग जिनके वो कर्तव्य हैं वो उन कर्तव्यों का पालन भी करें। तो दोनों अंतर संबंधित हैं, लेकिन ये गलत कथन है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार भी महत्वपूर्ण है, कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। मैं एक ही फैक्ट ऊपर वाला सही है कि अधिकार और कर्तव्यों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक इसमें कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? यानी कि जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा थी, जो देवदूत जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था, उनके क्या विचार थे, उनके क्या विश्वास थे, उनकी क्या वैल्यूज़ थी, उनके क्या आदर्श थे, वो सब हमें किस भाग से, किस अंग से प्रतिबिंबित होता है? तो वो होता है मित्रों हमारी उद्देशिका से। हम भी पढ़ चुके हैं जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, उसमें से हमें पता चलता है कि संविधान निर्माताओं के आदर्श क्या थे, उनके क्या क्या मत थे, उनके क्या क्या विचार थे, क्या मान्यताएं थी, क्या विश्वास थे, उनके क्या मूल्य थे। इन सब चीज़ों को अगर देखना है तो हमें पढ़ना होगा प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। बाकी अंगों से भी हालांकि उनके विचार, उनके आदर्श सब हमें फील होते हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो वो उद्देशिका ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 12वां। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कर्तव्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? यानी मंत्री परिषद ने क्या करना है, क्या नहीं करना, इसको बैलेंस, इसको कंट्रोल जब हमारी संसद करती है तो किन के जरिए करती है, ये पूछा गया है। किसके द्वारा या किन के द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? कौन? हमारी पार्लियामेंट। देखिए 3-4 यहाँ पे दे रखे हैं। स्थगन प्रस्ताव दे रखा है, प्रश्नकाल दे रखा है, अनुपूरक प्रश्न दे रखा है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो हमारी कार्यपालिका को, हमारी मंत्री परिषद को कंट्रोल करने के लिए हमारी विधायिका के पास एक पावरफुल शक्ति है। देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल इसमें है कि अगर संसद की कार्रवाई चल रही है उसको रोक के किसी मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना है तो स्थगन प्रस्ताव, कामरों को प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्नकाल जिसमें सांसद क्या करते हैं, मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, फिर उन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न हो जाते हैं, हो सकता है। तो प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना वाले प्रश्न, फिर उसमें अनुपूरक प्रश्न, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी संसद द्वारा मंत्री परिषद पर एक नियंत्रण है, एक कंट्रोल है, एक बैलेंस है। लेकिन मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है कि यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव जो फैक्ट है वो गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए संसद क्या करती है, किसी मंत्री का किसी मुद्दे विशेष की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव लेके आती है, कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से, वो होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न 12 में ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने का एक सशक्त हथियार हमारी संसद के पास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन भर सकता है? यानी कि जब हमारी संसद में लोकसभा का जब चुनाव हो रहा होता है, निचला सदन, प्रथम सदन का जब चुनाव हो रहा होता है, तो कौन व्यक्ति नामांकन भर सकता है, कौन व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं और हमें पहचानना है सही कौन सा है। देखते हैं हम एक एक करके। पहला देखते हैं, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिला किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भाई?
भारत में तो कोई विदेशी भी निवास कर सकता है, भारत में तो बच्चे भी निवास करते हैं। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि वो मतदाता नहीं है। और लोकसभा के लिए तो वैसे भी न्यूनतम आयु कितनी लिखी हुई है, लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो हर कोई थोड़ी ना इसमें एंटर कर सकता है, इसमें भी कुछ एक क्राइटेरिया है, उसको फॉलो भी करना होगा। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिला किया जा सकता है, ये भी गलत है। अब मान लेते हैं कि कोई ए नाम का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और वहां से उस क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में भाग थोड़ी ना ले सकता है, मेरे मतलब उम्मीदवार थोड़ी बन सकता है। मैंने कहा ना कि एक निश्चित आयु है, एक न्यूनतम आयु है, फिर उसके बाद कुछ योग्यताएं भी तो है, तो उनको तो पूरा करना होगा, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और वो मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तब जाकर वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये कथन सही है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिला किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं। इसमें भी कुछ योग्यताएं हैं, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल न घोषित किया गया हो, विकृत चित्त का न हो, बहुत सारी इसमें योग्यताएं हैं। तो इसमें कथन सी सही है, जो बिल्कुल खरा उतरता है लोकसभा के सदस्य होने की योग्यताओं पर, कि वो भारत का नागरिक हो और वो मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है, दाखिला कर सकता है। ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। गलत कथन। देखिए, हमारी जो लोकसभा है, हमारी जो विधानसभा है या फिर स्थानीय स्वशासन है, इनके जो चुनाव होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति से, यानी कि अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता होता है इसमें। यानी इसमें मतों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, राज्यसभा की बात करें, राज्य विधान परिषद की बात करें, तो वहाँ पर जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र है और वहाँ पे मान लेते हैं ABCD करके 4 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं और मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है वो है 1 लाख। अब एक उम्मीदवार को 30,000 वोट मिल गए, एक उम्मीदवार को 25,000 वोट मिल गए, एक को फिर 25,000 वोट मिल गए और एक को 20,000 वोट मिल गए। मान लेते हैं ऐसा कुछ वोटों का ये वितरण हो चुका है। तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा? यहाँ पे ए जीत जाएगा, क्योंकि ए के पास सबसे अधिक वोट हैं और यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि जिसके पास सबसे अधिक मत हैं वही क्या करेगा, जीतेगा। इसमें मतों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इसको 30% वोट आए ए को और इसको 70% लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसके बाद भी ये जीत जाएगा, तो 50% मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब पहला कथन क्या हो जाएगा, सरासर गलत। दूसरा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। क्यों जाता है भाई? देखिए, अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को ही क्यों जाएगा? लोकसभा अपने में से किसी को भी अध्यक्ष चुन सकती है। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि व्यवहारिक रूप में ऐसा ही होता है कि जिस पार्टी का बहुमत है और वो पार्टी के सदस्य है, उसी पार्टी के किसी नेता को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं, जिताते हैं और इसी तरीके से उपाध्यक्ष बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा के सदस्य चाहें तो किसी विपक्ष के पार्टी के नेता को या किसी अन्य पार्टी के नेता को भी क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो विपक्ष का नेता है या जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का ही बनेगा, जरूरी थोड़ी ना है। सत्तारूढ़ पार्टी का भी बन सकता है, विपक्ष का भी बन सकता है, अध्यक्ष भी सत्तारूढ़ पार्टी का बन सकता है, विपक्ष का बन सकता है। तो ये कथन गलत है।
तो इसमें तो न तो पहला सही है न दूसरा सही है, उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है? नहीं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कहीं भी नहीं लिखा कि आपको मत देने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है, या आपको चुनाव लड़ने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, कहीं नहीं लिखा। तो मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है, नहीं, जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिल्कुल। मत देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, विधिक भी नहीं है। विधिक क्यों है भाई? संवैधानिक है, बिल्कुल। संविधान में लिखा हुआ है बाकायदा कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या बन सकता है? मतदाता बन सकता है। और उसके बाद में कुछ योग्यताएं हैं, जैसे 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है तो आप स्थानीय स्वशासन में चुनाव लड़ सकते हैं। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। 35 वर्ष की आयु है तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े जा सकते हैं। 30 वर्ष की आयु है तो राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव लड़े जा सकते हैं। तो ये सब संविधान में उल्लेख कर रखा है। तो संवैधानिक अधिकार है, परंतु फंडामेंटल राइट नहीं है, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है और विधिक अधिकार भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? हम ये देखेंगे कि कौन कौन से परिणामों का होना आवश्यक है और कौन कौन से का नहीं है, हम सब की बात करेंगे। राज्य विधानसभा का विघटन, देखिए हमने पढ़ा है कि जब आर्टिकल 356 की उद्घोषणा हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा होती है तो विधानसभा का विघटन हो भी सकता है और नहीं भी, विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है और नहीं भी। यानी कंडीशन ये है कि जरूरी नहीं है कि विधानसभा का विघटन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो विधानसभा काम कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा को भंग कर दिया। ऐसा भी हो सकता है विधानसभा को निलंबित कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा को वैसे ही कार्य करने दिया गया जैसे वो ऑलरेडी कर रही थी, परंतु उसके बावजूद उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ये जरूरी तो नहीं है ना, तो पहले वाला तो जरूरी नहीं है, तो यानी कि सत्य कथन है, आवश्यक नहीं है बिल्कुल। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, अब मंत्रिपरिषद हटेगी, देखिए सरकार को हटना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसका मतलब क्या है? शासन कौन चलाएगा? राष्ट्रपति। तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद काम नहीं करेगी, इसको तो हटना ही पड़ेगा। तो ये कथन क्या है? ये आवश्यक शर्त है, ये आवश्यक शर्त है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, तो ये तो है आवश्यक नहीं है, परंतु ये आवश्यक है। मंत्रिपरिषद को तो हटना ही पड़ेगा। स्थानीय निकायों का विघटन आवश्यक नहीं है, विघटन किया जा सकता है, गुंजाइश है, लेकिन विघटन किया ही जाएगा, आवश्यक शर्त तो नहीं है ना। तो बिल्कुल ये, यानी 1 और 3 जो है वो तो आवश्यक शर्त नहीं है, परंतु जो नंबर 2 है वो आवश्यक शर्त है। किसी भी राज्य में जब आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है तो मंत्रिपरिषद को तो हटाया ही जाएगा, ये तो फिक्स है, 100% फिक्स है। लेकिन विधानसभा का विघटन किया भी जा सकता है और नहीं भी। स्थानीय स्वशासन की जो निकाय हैं उनका विघटन किया भी जा सकता है और नहीं भी। तो ये 2 तो है सरकार पर डिपेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, लेकिन ये है इसको होना ही पड़ेगा। तो इसमें 1 और 3 क्या है? सही हैं, जो कि आवश्यक शर्तों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? देखिए शोषण के विरुद्ध अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो इस संदर्भ में हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब हम देख लेते हैं। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, बिल्कुल ये लिखा हुआ है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों में। देखिए कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, ये तो लिखा हुआ है आर्टिकल 23 में। बंधुआ मजदूरी बेगारी, ये भी किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 23 में। अस्पृश्यता का अंत किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 29 और 30 में। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का आर्टिकल 24 में। तो पहला है आर्टिकल 23, दूसरा 17, फिर 29, 30 और 24।
और हमने बात की है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस किस में आते हैं, 23 और 24 में। प्रश्न को हल करने का तरीका यही होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम बैठे हैं प्रश्न के बारे में सोचते रहें क्या है क्या नहीं। सबके सामने आर्टिकल लिख लो कि इसमें से किस चीज़ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। हमने लिख लिया, ये 23 में है, ये 23 में है, ये 17 में है, ये 29, 30 में है और ये 24 में है। अब देखो कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकलों के अंतर्गत आता है, और उसके लिए 2 आर्टिकल हमारे संविधान में दे रखे हैं, 23 और 24। तो पहला 23 सही है, दूसरा 17 गलत है, 29, 30 गलत है, 24 सही है। यानी कथन 1 और 4 सही हैं, और 1 और 4 के लिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी नहीं वाला प्रश्न आए उसको नहीं को अपने को अंडरलाइन करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है कि हमें दिख जाए अच्छे से कौन सी विशेषता नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कौन सी नहीं है तो आप ये देख लो कौन सी है, और जो बच जाएगी वो नहीं होगी। हम देखते हैं, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संघात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता है, और भारत में क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका मतलब ये भारत में संघीय शासन व्यवस्था का एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, एक गुण है, बिल्कुल है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, बिल्कुल। हमारे संविधान की जो 7वां शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं कि भाई ये 100 विषय हैं, इन पर संसदीय कानून बनाएगी, ये 61 विषय हैं, इन पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी, और बाकायदा उनका उल्लेख कर रखा है। और जब कभी भी शक्तियों के बंटवारे की हम बात करते हैं वो संघात्मक शासन की विशेषता होती है, और अच्छे से होती है। अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं है तो वो एकात्मक शासन होगा, क्योंकि जब सारी की सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो हम संघात्मक शासन व्यवस्था की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तीसरा, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब देखिए, हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें राज्यसभा की जब बात होती है, अपर हाउस की जब बात होती है, तो सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए, और यूएसए की अगर बात करते हैं तो यूएसए का जो सीनेट है उसमें 50 राज्यों के 2-2 सदस्य होते हैं, टोटल 100 सदस्य हैं। यानी कोई राज्य बड़ा है चाहे छोटा है, उस राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ से 2 सदस्य चुनकर उस सीनेट में जाएंगे। ये संघात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन वो पूछ रहा है भारतीय संघराज्य के बारे में, और भारत में देखिए राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य चुन के भेजे जाते हैं, जो कि सबसे अधिक है। राजस्थान से 10 भेजे जाते हैं, दिल्ली से 3 भेजे जाते हैं, सिक्किम से 1 भेजा जाता है। तो कहीं 31 कहीं 1, यानी कि असमान प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल, ये हमारे संघराज्य की विशेषता है। चौथा, ये भी सही है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे अगर बात करते हैं शासन व्यवस्था की भारत में, तो इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया शैल बी भारत द यूनियन ऑफ द स्टेट। अब ये सबसे बड़ा शब्द है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। भारत ने राज्य बनाए हैं, राज्यों ने मिलकर भारत को नहीं बनाया। देखिए, भारत फेडरेशन नहीं है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कुछ राज्यों ने, कुछ प्रांतों ने, कुछ स्वतंत्र इकाइयों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वो फेडरेशन है, वो सहमति से बनाया गया संघ है जो कि टूट सकता है। भारत सहमति से बनाया गया संघ नहीं है, भारत तो पैदाइशी संघ है, भारत अविनाशी संघ है। भारत से कोई भी इकाई, कोई भी प्रांत उससे अलग नहीं हो सकता। तो भारत फेडरेशन नहीं है, भारत यूनियन है। इसका मतलब भारत समझौते द्वारा बनाया गया संघ नहीं है। ये जो फैक्ट है ये हमारी प्रकृति से मैच नहीं करता, और यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका डी, कि ये हमारी संघराज्य विशेषता नहीं है, बाकी तीनों अच्छे से हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारत इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का जो सिद्धांत है उसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। जो द्वैध शासन है उसका मतलब क्या है। देखिए, 1919 के अधिनियम में
जब प्रांतों में द्वैध शासन की बात हुई तो प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या था कि प्रांतों में एक पद बनाया गया गवर्नर, और गवर्नर को दिए जाने वाले विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक थे आरक्षित यानी कि जो रिजर्व थे जिस पर गवर्नर को ही एक्शन लेना था, और दूसरे थे हस्तांतरित जो किसी दूसरी सत्ता को ट्रांसफर किए जा सकते थे। तो एक तरफ तो गवर्नर शासन कर रहा है आरक्षित विषयों के अंतर्गत, और एक तरफ एक अन्य सत्ता है जिसको कुछ विषय गवर्नर ने सौंप दिए हैं वो शासन कर रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? दोहरा शासन। एक शासन ये हो गया, एक ये हो गया, और इसको बोलते हैं दोहरा शासन। अब ये हमसे पूछ रहा है द्वैध शासन या दोहरा शासन का मतलब इनमें से क्या है। अब देखिए, केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन नहीं, ये द्वैध शासन नहीं है। ये क्या है? ये है द्विसदनीय, द्विसदनीय शासन है। ये द्विसदनीय, सदन दो है, द्वैध शासन नहीं है। दूसरा, दो सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ये संघात्मक शासन है, द्वैध शासन नहीं है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, नहीं, ये औपनिवेशिक शासन है। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, बिल्कुल ये सही है। जब किसी सत्ता को कुछ विषय दिए जाते हैं काम करने के लिए और फिर वो उन विषयों को आधों को अपने पास रख ले, आधे किसी और को सौंप दें और जनता पर दो लोगों का शासन हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं दोहरा शासन, द्वैध शासन। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय इतिहास में जो द्वैध शासन था वो उत्तर डी था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। गलत, क्योंकि शुरू में हम जब पढ़ते हैं आर्टिकल 324 तो हम पढ़ते हैं कि हमारा इलेक्शन जो कमीशन था वो 1 सदस्यीय संस्था था, और उसके बाद 1989 में इसको पहली बार क्या किया गया था, मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे। 1990 में इसको समाप्त कर दिया गया और 1991 में दोबारा से इसको क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। लेकिन ये अधिकतम 3 सदस्यीय निकाय है अब तक, तो 5 सदस्यीय निकाय नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम, अरे ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है ना कि आम चुनाव हो रहे हैं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को आम चुनाव कहते हैं, और अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में से कोई पद रिक्त रह जाता है, मृत्यु हो जाती है या किसी भी वजह से उस एक पद का, 2 पदों का बाद में जब चुनाव होता है उसको बोलते हैं उपचुनाव। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन करता है, इसमें गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। दूसरा, इलेक्शन कमीशन मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। बिल्कुल, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के मान्यता को लेकर विवाद है, किसी भी प्रकार का विवाद है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ही निपटाता है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 3, इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों डी, केवल 3 इसमें सत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न 21वां, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए, किसको? जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो मंत्रिमंडल स्वरूप सरकार, यानी कि जब मंत्रिमंडल की सरकार होती है उसके बारे में बात करता है। अब देखिए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है, ये काम हमारी मंत्रिमंडल का नहीं होता है और ना ही मंत्रिमंडल ऐसा कर सकती है। दूसरा, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हों, नहीं। हमारी जो मंत्रिमंडल है, जो हमारी सरकार है, उनके उत्तरदायित्व बढ़ रहे हैं लेकिन दिनों दिन नहीं बढ़ रहे, ऐसा नहीं होता कुछ। उनके उत्तरदायित्व फिक्स हैं। कौन कौन से हैं हम बात करेंगे। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। बिल्कुल ये सही है। देखिए, जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे? सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है लेकिन डायरेक्ट जनता के प्रति नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति, यानी कि लोकसभा के प्रति। हमारी सरकार का मतलब यहाँ पे क्या है? हम पढ़ रहे हैं मंत्रिमंडल,
और हमें पता है कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा जनता का सदन है, तो हम कह सकते हैं जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। तो इसका उत्तर सी है। हमें एक उत्तर चाहिए था, मिल गया, उत्तर है इसका सी। तो 21वें का सी सही है। 22वां प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का? नहीं, संघवाद तो हमारी जब राज्य सरकारों का निर्माण हो गया, संघवाद तो बन गया। दूसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का? बिल्कुल, जब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और उसके बाद एक स्थानीय सरकार आती है तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये बिल्कुल सही कथन है और यही सबसे बड़ा प्रयोग है। जब हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं, जब हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं, तो ये एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में। तो इसका उत्तर है मित्रों बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में आता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन शब्दों का आपस में मिक्सअप याद रखना, लगभग हर दूसरे एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिलेगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में गिना जाता है पॉलिटी के। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, इग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? देखिए, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन नहीं, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना नहीं। इसका मतलब, इसका उत्तर क्या होगा? डी, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन परीक्षार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन, ये इसका सही काम है। उत्तर इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न 24वां, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि पीवीपीटी एक्ट है 1988 और इस संदर्भ में कुछ फैक्ट हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि इस संदर्भ में कौन सा सही है। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। बिल्कुल, अगर देखिए, अब मालिक तो है ना, बेनामी का मतलब होता है उसका मालिक ही नहीं है। अब मान लो मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे बिना बताए मेरे बच्चे या मेरे जो गार्जियंस हैं उस संपत्ति का लेन देन कर रहे हैं, तो वो बेनामी संपत्ति तो नहीं गिनी जाएगी, उसका कोई ना कोई मालिक तो है ना। अगर मालिक को बताए बगैर संपत्ति का लेन देन हो रहा है तो किसी भी तरीके से पीवीपीटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती, तो ये कथन तो नहीं होगा। दोबारा पढ़ते हैं, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा कब? जब संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। मालिक अवगत नहीं है लेकिन मालिक तो है, तो बेनामी नहीं होगी। दूसरा, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। बिल्कुल, जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है उस संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, अर्जित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और पीवीपीटी एक्ट इस बारे में सरकार को ये पावर देता है, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है या फिर स्थानीय सरकार ही क्यों न है, वो इस एक्ट के तहत उस बेनामी संपत्ति को जब्त कर सकती है जिसका कोई मालिक ही नहीं है। तीसरा, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। ये गलत है, बिल्कुल अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध भी करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? बी, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। और आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है? यानी कि ये बात कर रहा है रिव्यू ऑफ जजमेंट। एक होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में हमारी न्यायपालिका ये देखती है कि हमारी लेजिस्लेचर्स ने जो भी एक्ट बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, वो संविधान के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं वो संविधान का विरोध तो नहीं कर रहे। और अगर विरोध करते हैं तो न्यायपालिका, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एक्ट को, उस कानून को रद्द कर देता है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, जिसमें न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच करती है और भूतपूर्व जो निर्णय होते हैं उनको पलट भी सकती है। ऐसा बहुत बार हुआ,
बेरुवाड़ी बाद 1960 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल हमारे संविधान का अंग है, और जब अंग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे ख्याल रखना होगा, ये भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे था। तो हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती केस में बेरुवाड़ी वाद के केस के जो निर्णय को था पलट दिया गया था। इसी तरीके से गोलकनाथ केस 1967 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन केशवानंद भारती केस में कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो जब कभी भी न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को जांचती है, परखती है, फिर उस निर्णय को पलटती है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण, उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है, और मैंने आपको बता दिया, हम इसको देख लेते हैं। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान न करने का न्यायपालिका का अधिकार बिल्कुल नहीं है। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनर्निरीक्षण का अधिकार बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्तर सही है, डी। न्यायपालिका ने पूर्व में जो निर्णय दिए हैं उनको पलटा जा सकता है या उन पर दोबारा से विचार हो सकता है, उसी को बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट, न्यायिक पुनर्निरीक्षण। और हमारे संविधान का आर्टिकल 137 न्यायपालिका की रिव्यू ऑफ जजमेंट पावर का उल्लेख भी करता है। तो इसके साथ ही मित्रों, हमारा 2017 का प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी पॉलिटिकल प्रश्न थे हमने उस पर चर्चा की है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।